नमस्कार। वेटनरी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो वेटनरी क्लासेस की जो रिकॉर्डेड बैच है वो हमने शुरू कर दिया है और जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो को भी एक बार ज़रूर से चेकआउट करें, क्योंकि उसमें हमने इस कोर्स के बारे में प्रॉपर वे में जानकारी दी हुई है और वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें आपको एक प्रॉपर वे में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो उद्देश्य है वो आपको नॉलेज देना है, ताकि आप फील्ड में जब भी काम करते हैं तो प्रॉपर वे में आप काम करें और पशुओं का इलाज करें। क्योंकि बेजुबान पशु है, वो नहीं बोल सकते हैं, ना ही आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर वे में बीमारी का डायग्नोसिस करेंगे तो आप उनको ठीक कर पाएंगे। तो एक एक करके हम सारे जो टॉपिक्स हैं वेटनरी मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी के अंदर, बीमारियों के अंदर, वो कवर करने वाले हैं। इस तरह का आपको पूरा हिंदी पीडीएफ मिलेगा। कुछ एक जहाँ पर डिफ़िकल्टी आपको आती है वो मैं आपको सही करके दूंगा, और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अधिक आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में आपको लिख कर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बने बनाए नोट्स आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हम कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, और बीच में अगर आपको ये भी लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है या कहीं मिस्टेक हो भी सकती है तो उस मिस्टेक को आपने कवर करना है। क्योंकि जो भी आपके पास पहले से नोट्स हैं उनके साथ इनको मिलाना है, अपने सीनियर डॉक्टर से भी शेयर करना है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये मैं बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम वेटनरी फार्माकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम आज 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेटनरी फार्माकोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पशु को हम औषधि यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो किन किन तरीक़ों से दे सकते हैं। तीसरे पर हम बात करेंगे कि कौन से पशु में कौन सी नीडल का इस्तेमाल होता है, उसका कलर क्या होता है, गॉज क्या होता है, और जो सिरिंज होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसमें आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको फील्ड में हमेशा ही देखने को मिलेगी और वहाँ पर आप अटक जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, यानी कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हमें समझना है कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। तो फार्माकोलॉजी का मतलब होता है औषध विज्ञान, औषधि विज्ञान, यानी कि आप इसे ये भी कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी का मतलब है दवाइयों का विज्ञान। अगर मैं साधारण शब्दों में आपको इसकी परिभाषा बताऊं तो उदाहरण के लिए आप मान लीजिए फील्ड में आप चाहते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं जैसे आपके पास एविल का जो इंजेक्शन होता है, उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं जैसे एविल इंजेक्शन हो गया या कोई भी पाउडर हो गया, कोई भी टैबलेट हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेडिसिन के अंदर आती हैं, दवाइयों के अंदर आती हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं किसी न किसी कंपनी के माध्यम से ये बनाई है और उन्होंने किस एनिमल के लिए ये बनाई है और इस दवाई का उपयोग क्या है, यानी कि एविल इंजेक्शन है ये किस कंपनी के माध्यम से बनाया गया है और इस इंजेक्शन के अंदर कितनी डोज है, कौन से पशु को लगाना है, उसका पशु पर क्या असर होगा, कितने रुपए में मिलेगा, क्या पशु में इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, कहाँ से ये आपको मिलेगा, कंपनी के बारे में जानकारी। यानी कि फार्माकोलॉजी का मतलब ये है कि जो भी दवाइयाँ आप फील्ड में यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी आप वेटनरी के रिगार्डिंग, चाहे वो पशुओं की दवाइयाँ हों या फिर आदमियों की या इंसानों की दवाइयाँ हों, उन सभी का अध्ययन फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो साधारण भाषा में हम अगर फार्माकोलॉजी की परिभाषा जानें तो दवाइयों के बारे में संपूर्ण जो जानकारी होती है, प्रॉपर वे में जो जानकारी होती है, संपूर्ण जो जानकारी होती है, उसका अध्ययन फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और इसी के साथ ही ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं पशु में औषधि देने के तरीके क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात यह है कि हमने मेडिसिन का जो ये क्लासेस है ये शुरू की है, तो इसका हमें थोड़ा सा बेसिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत डीप हम नहीं जाएंगे। जो कि जैसे जो कोई बंदा कोर्स कर रहा है वेटनरी का, तो उतना डिटेल में हमने नहीं यहाँ पर जाना है। यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं फील्ड वर्क से रिगार्डिंग। तो फील्ड वर्क में आपको हल्का सा बेसिक जो है वो पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। बाकी पढ़ाने लगें तो इसका जो बहुत डीप हम इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो मोटा मोटा है वो मैंने पहले ही आपके लिए यहाँ पर सिलेक्टेड रखा हुआ है। तो ये जो क्लासेस हैं ये 25 से 30 मिनट की रहती है, तो ये आप प्रॉपर वे में देख लीजिए करें।
अब हम बात करते हैं औषधि देने के तरीके। बहुत सारे तरीके होते हैं, वो एक एक करके यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और बहुत सारे जो हमारे प्रैक्टिशनर भाई हैं वो बहुत सारे जो है यूज़ भी करते होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंह के रास्ते दिए जाने वाली औषधियाँ, ठीक है, जो हम पशुओं को पिलाकर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर औषधि देने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर जो हम मुंह से पशु को दवाई देते हैं वो भी यहाँ पर दो तरीके का होता है। एक होता है मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है जिसे हम तरल पदार्थ बोलते हैं, और एक होता है ठोस फॉर्म में। वो दोनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड को हिंदी में कहते हैं तरल फॉर्म में, जैसे कोई भी सॉल्यूशन हो गया, कोई भी सिरप हो गया, कोई भी टिंचर हो गया। यहाँ पर हमने मेन जो नाम है वो लिखे हैं। जैसे यहाँ पे तरल औषधियों को पहले आप समझ लीजिए ध्यान से। इस विधि में हम पशु को तरल औषधियाँ और लिक्विड फॉर्म वाली औषधियाँ दी जाती है। बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने यहाँ पर वर्डिंग आपके लिए की है, ठीक है। तो जो बेसिक है, जिसको कुछ भी पता नहीं है वो भी यहाँ से अच्छे से समझ सकता है। यानी कि कोई भी सिरप जब आप पीते हैं तो उसी तरह से पशुओं को जब हम कोई भी सिरप या सॉल्यूशन पिलाते हैं लिक्विड फॉर्म वाला, तो वो कहलाता है मुंह के रास्ते दी जाने वाली औषधियों का जो फर्स्ट रूप है, ठीक है। इसमें कोई भी सॉल्यूशन आ सकता है, कोई भी टिंचर आ सकता है, सिरप आ सकता है, लिंकस आ सकता है। ये तो सारी जो चीज़ें हैं ये तरल फॉर्म में आएगी। तरल फॉर्म में आने के बाद यहाँ पर आप ये जो आप सिरप देख रहे हैं बहुत ही फेमस सिरप है। ये है मैकोबालामिल विटामिन मिनरल सिरप, जो कि हम अक्सर पशु में मिल्क फीवर की कंडीशन में या कैल्शियम की डेफिशिएंसी में जब पशु बैठ जाता है तो उस कंडीशन में हम पशु को देते हैं। इसका इंजेक्शन भी आता है। तो ये जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हम पशु को पिलाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे पर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है ठोस औषधियाँ, ठीक है। ठोस औषधियों का मतलब होता है जैसे हमारे पास बोलस होती है, टैबलेट होती है, तो ये क्या होता है कि ये ठोस होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ठोस होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है। वो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल है, पाउडर है, पाइल्स है, टैबलेट है, बोलस है। तो ये जो होती है ये ठोस फॉर्म में आती है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है। तो यहाँ पे कैप्सूल की अगर हम बात करें तो कैप्सूल भी आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार के होते हैं। जैसे हार्ड कैप्सूल होता है तो एमॉक्सिलिन जो कैप्सूल आपने जब भी देखा होगा तो वो बहुत ही हार्ड होता है, और एक जो होता है वो सॉफ्ट कैप्सूल होता है जो कि विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो कैप्सूल बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये जो कैप्सूल होते हैं, जैसे पाउडर को भी आप समझें, ये ठोस औषधि है, ठीक है, जो कि सुखाकर या पीसकर किसी भी चीज़ का जो है उसको सुखाकर पीसकर अच्छी तरह से जो है वो हम उसका पाउडर बनाते हैं। तो उसको भी हम दो तरीके से दे सकते हैं। जैसे मुंह के रास्ते दे सकते हैं, एंटी डायरियल जो पाउडर होते हैं वो हम मुंह के रास्ते दे सकते हैं, और दूसरा पशु के शरीर के ऊपर उस पाउडर का छिड़काव भी कर सकते हैं, जो कि जैसे पशु में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या डस्टिंग वगैरह के लिए हम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर पिल्स का। तो ये औषधि क्या होती है, ये एक तरह का इस प्रकार की जो है ये गोलाकार और बेलन आकार की होती है, जो कि पशु को बिना चबाए खिलाई जाती है, ठीक है। यानी कि जब भी आप उससे पशु को खिलाते हैं तो पशु उस दवाई को चबाना नहीं चाहिए, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना होता है। उसी के साथ टैबलेट है, वो भी हमारी जो है ठोस औषधि में आती है, और बोलस जो है वो भी हमारी ठोस औषधि में आती है। बहुत सारे लोग इनसे वाकिफ़ होंगे। तो ये आप देख सकते हैं वैटोपिन करके ये बोलस है, और बोलस जो है वो आपकी इस रूप में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी ये जो गोलियाँ आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो है ये बोलस में आती है, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज साइज में होती है। तो कुल मिलाकर मेरा यहाँ पे आपको ये बताने का मकसद है, ठीक है, यहाँ पर हमने बात की औषधि देने के तरीके। तो दो तरह से मैंने आपको बताया जो कि मुंह के मार्ग से हम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं हम तरल औषधि, जिसमें लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड फॉर्म में आपका सिरप आ गया, सॉल्यूशन आ गया, टिंचर आ गया, ठीक है। और दूसरा आ गया आपका जो ठोस औषधि होती है, जैसे बोलस है, टैबलेट है, कैप्सूल है, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई ये मुंह के रास्ते से पशु को देते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है इनमें। तो जो प्रॉपर वे में जो मेडिसिन की हम बात करेंगे डिटेल में, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में सभी को कवर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम
नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर रहेगा वो रहेगा, ये आप देखिए इस इमेज को आप ध्यान से देखिएगा, जो लिक्विड फॉर्म में मुंह के रास्ते खिलाई जाने वाली जो दवाई होती है, यहाँ पर खिलाने की जगह पिलाना होना था, थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे है। तो इस तरह की एक नाल होती है, ये आप देख सकते हैं, ये पशु का मुंह है और ये इस रास्ते से जो है पशु के अंदर को जो है वो रुगमन में दवाई चली जाती है। अब पिलाने में हमें सावधानी क्या रखनी होती है, जब भी आप पशु को सिरप पिलाते हैं तो सिरप पे हमेशा याद रखना चाहिए, एक तो आप 3 या 4 बार आराम से पशु को उस चीज़ को पिला दीजिए जो भी आप दवाई पिला रहे हैं। बहुत अधिक मात्रा में जब आप पशु को दवाई पिलाते हैं तो क्या होता है कि वो पशु के सांस की नली में चली जाती है, सांस की नली में जाएगी तो वो पशु के फेफड़ों में पहुंच जाएगी और पशु को ड्रेंचिंग न्यूमोनिया की शिकायत हो जाएगी। और ड्रेंचिंग न्यूमोनिया की जो कंडीशन है उसमें क्या होगा कि अगर आप तुरंत से इलाज नहीं करते हैं तो पशु को सांस लेने में दिक्कत आएगी और पशु जो है वो डेथ कर जाएगा, यानी कि पशु मर जाएगा। तो ये सावधानियां मैंने यहाँ पर बताई है, प्रॉपर वे में नोट्स में बताई गई है हर एक चीज़, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हर एक चीज़ PDF में भी मिल जाएगी, बट क्लासेस का ये है कि आपको प्रॉपर वे में वो चीज़ें समझ आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा तरीका है पशु को औषधि देने का, वो है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट का मतलब होता है जैसे हम इंजेक्शन के माध्यम से पशु को देते हैं, यहाँ पर मैं आपको पेरेंटल रूट समझाता हूँ। तो पेरेंटल रूट से क्या होता है कि यहाँ पे भी 2 तरह से औषधियाँ दी जाती है। जो हमारी तरल औषधियों में 2 तरह से आएगा, एक आएगा इंजेक्शन। इस विधि में आपको पता है कि सिंपल से हमने इंजेक्शन लेना है, उसको निडल और सिरिंज में भरना है और पशु को इंट्रामस्कुलर सबकट या इंट्रावेनस रूट से लगा देना है। तो वो वाला रूट यहाँ पे आता है, क्योंकि जो इंजेक्शन है, देखो यहाँ पे मेरा मकसद क्या है, ये चीज़ें आपको बहुत डीप जो है वो है। पेरेंटल रूट को समझो, पेरेंटल रूट भी 2 तरह का होता है, ठीक है। ये आप देखिए तरल औषधि, इंजेक्शन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, इंजेक्शन को हम पिला नहीं सकते हैं, इंजेक्शन को हम लगाते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझिए। पेरेंटल रूट क्या है कि 2 तरह का होता है, ये भी ठोस और जो आपका तरल दोनों फॉर्म में होता है। तो जो तरल फॉर्म में है जैसे इंजेक्शन होता है, जैसे कोई भी आप इंजेक्शन ले लीजिए तो उसको हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये इंजेक्शन हो गया। उसी के इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें ये जो साइट है, ये जो मार्क की गई साइट है, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट है। और आप फील्ड में जाते हैं तो आपने इस साइट के ऊपर बहुत अधिक बार इंजेक्शन लगाए होंगे। इसके आगे पीछे आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है, इसी साइट पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पशु को निडल और सिरिंज के माध्यम से लगाया जाता है और ये पेरेंटल रूट में आता है। अगर हम बात करें दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है सीरम का। तो सीरम क्या होता है कि इसमें एंटीजन प्लस एंटीबॉडीज़ मिली होती है। टेटनस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, फील्ड में केस देखे भी होंगे। तो उसमें हम पशु को ATS देते हैं, यानी कि एंटी टेटनस सीरम। तो ये जो फुल फॉर्म है इसको आप नोट भी करें, और ये जो है ये भी पेरेंटल रूट का ही एक पार्ट होता है। इसके नीचे अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो ये ठोस औषधि में आएगा, ठीक है। तो ठोस इसमें ये वाली जो चीज़ है ये मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे ऐड की है, बाकी इतना अधिक डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हल्का सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। इम्प्लांट का मतलब क्या होता है कि जो ठोस सामग्री होती है, पशु की जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के समय जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उन पर ये जो सामग्री है होती है ये वहाँ पर पहुँचाई जाती है। तो ये आपको यहाँ पे रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं पैलेट की। तो ये छोटी गोलाकार और आयताकार जो है ये दवाई होती है जो कि ठोस होती है, यानी कि हार्ड होती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पशु को जब चीरा लगाया जाता है तो चीरा लगाने के बाद पशु के जो सबकुटेनियस टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, वहाँ पर दवाई को रखा जाता है। यानी कि ये हार्मोनल जो मेडिसिन होती हैं और कुछ एक टाइम के लिए ही इनको रखा जाता है और कुछ एक टाइम के लिए ही ये वर्क करती है, यानी कि हार्मोन जो होता है उनको ये फैलाती है या स्रावित करती है। तो इसके बारे में आपको बहुत अधिक मात्रा में ऐसे हाईली जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब हम बात करते हैं टॉपिकल रूट की। तो टॉपिकल रूट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें भी तरल औषधि आती है, यानी कि जो भी हम इस PDF में बात करने वाले हैं तो जो भी प्रकार रहेगा वो तरल में, लिक्विड फॉर्म में, और आपका जो है वो ठोस यानी कि जो हार्ड होती है मेडिसिन, दोनों में रहेगा। पेरेंटल रूट में भी हमने स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर भी स्टडी किया। अब हम टॉपिकल रूट में भी ये दोनों तरह के जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं।
क्योंकि गाइज ये जो आप पैनल देख रहे हैं ये हमारा पैनल टच स्क्रीन वाला नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जो हमने ऊपर देखा टॉपिकल जो तरीका होता है औषधि को देने का, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनीमा। ये आप देखिए ये है एनीमा। एनीमा में क्या होता है कि एनीमा जो होता है ये आप देखिए, तो पशुओं के रेक्टम के अंदर क्या है कि पशु का जो रेक्टम होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में जब पशु खा लेता है, पशु गोबर नहीं कर पाता है। कुत्ते में क्या होता है कि जो मल है वो नहीं निकल पाता है, तो रेक्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है। 8-10 दिन हो जाते हैं, उसके बाद पशु को एनीमा दिया जाता है, यानी कि पशु के मलाशय में ट्यूब डाली जाती है, उसके माध्यम से फिर मेडिसिन लगाई जाती है पशु को, और जो भी गंदा जो मटेरियल रेक्टम के अंदर होता है, मलाशय के अंदर होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। यानी कि सोप वाटर एनीमा के माध्यम से जो है ये किया जाता है। तो एनीमा को आप यहाँ से समझ गए। उसके बाद लोशन की बात करते हैं। लोशन आप जानते हैं त्वचा पर लगाया जाता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लोशन है जो कि हमारी बॉडी में लगाया जाता है, उसी प्रकार पशुओं में भी त्वचा के ऊपर लगाया जाता है। पर इसमें ये याद रखना है कि ये जो इस प्रकार का जो लोशन होता है उसको पशुओं में बहुत अधिक मालिश लगाकर नहीं किया जाता है। उसके बाद हम अगर हल्का सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिनीमेंट है, ठीक है। तो लिनीमेंट क्या होता है कि एक साबुन की तरह होता है जो कि पशु में हम त्वचा पर लगाते हैं, यानी कि साबुन की तरह ये वर्क करता है। तो ये भी पशु की स्किन के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 की, ड्रॉप्स की। ड्रॉप्स का मतलब आप जानते हैं कि पशु में कुछ एक ऐसी कैविटी होती है, गुहाएं जिन्हें हम कहते हैं। जैसे पशु में जैसे कान के अंदर या फिर आँख के अंदर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में हम पशु को ड्रॉप्स देते हैं। जैसे जेंटामाइसिन जो सल्फेट आता है, इसकी आई ड्रॉप आती है जो कि पशु के आँख में कई प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में एनिमल में ये दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउच। तो ये क्या होता है कि शरीर की कैविटी को धोकर साफ करने के लिए काम में लिया जाने वाली औषधि होती है, यानी कि घोल होता है। और जो पशु का वेजाइनल यानी कि पशु का जो गर्भाशय होता है उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, तो उसके लिए इस तरह का जो ये डाउच वाली जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कई बार आपको फील्ड में इनमें से किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आप देखिए, अब इसी में जो ठोस औषधियाँ आएगी, जो हम टॉपिकल की बात कर रहे थे, तो इसी में जो ठोस औषधियाँ आएगी, तो ये पेसरी है जो कि वेजाइना के लिए एक बहुत अच्छी दवाई होती है, जो कि वेजाइना के रास्ते दी जाती है, पशु के वेजाइना के। ये जो दोनों औषधियाँ हैं, ठीक है, जैसे आपका पेसरी हो गया और सपोसिटोरी, ठीक है, ये दोनों मेडिसिन जो है वो पशु के वेजाइना के माध्यम से ही दी जाती है। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा जो मेडिसिन होती हैं, जैसे अन्य तरीकों से औषधि देना, यानी कि इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी सहायता से पशु में औषधि दी जाती है। गाइज इनको मेरे को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं, तो हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करना आवश्यक है। ऑइंटमेंट आपको पता है स्किन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हिमैक्स है, आपने फील्ड में बहुत बार इसका उपयोग किया होगा। तो ऑइंटमेंट के बारे में आपको पता है कि पशु की स्किन के ऊपर इसको लगाया जाता है। क्रीम है, सेम वर्क रहेगा इसका भी, ठीक है। ये भी हम पशु की स्किन के ऊपर ही यूज़ में लाते हैं। कई बार पशु में किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्किन एलर्जी हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये पशु में हमने क्रीम की बात कर ली। ये पशु में क्या होता है कि पेस्ट होता है। ये जो है पेस्ट, बहुत सारे पेस्ट आते हैं जो कि पशु की स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं। पेस्ट का जो आमतौर पर यूज़ होता है पशु जब जल जाता है तो जलने की कंडीशन में ये हम पशु में करते हैं यूज़, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो मैंने नोट्स में डाल दी है। उसके बाद जैसे कैटाप्लाज्म है और इलेक्यूरी है, तो इसका यूज़ भी स्किन के ऊपर ही किया जाता है। उसके बाद गाइज जो मेन बात है यहाँ पे वो हमें इनहेलेशन की रखनी है। इनहेलेंट का मतलब है पशु को सूंघाकर हम बहुत सारी मेडिसिन को देते हैं। जैसे पशु में न्यूमोनिया हो जाता है, फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है, ड्रेंचिंग न्यूमोनिया जिसे हम कहते हैं, तो उस समय पशु को
जो है वो इस तरह से इनहेलेशन से पशु को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि पशु के श्वसन तंत्र की रुकावट को दूर करने के लिए और जो स्वेलिंग होती है उसको प्रॉपर वे में ठीक करने के लिए इनहेलेशन किया जाता है। और ये पशु को नाक के माध्यम से और सांस की नली के माध्यम से, यानी कि मुख और सांस दोनों से दे सकते हैं। ठीक है, ये मेंथॉल इनहेलेशन आता है। उसके बाद यहाँ पर गाइस हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो गैस होती है, बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं कि जो कि टाइम टू टाइम पशु को दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एरोसोल की। तो ये एक ऐसी औषधि है जो कि पशु में नाक में भी यूज़ की जाती है, फेफड़ों में भी यूज़ की जाती है और स्किन के ऊपर भी काम की जाती है। यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो पशु में हर कंडीशन में किया जाता है। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या किया जाता है कि जो बारीक औषधियाँ होती है उनको जो बहुत अधिक दबाव डालकर एक कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है और समय आने पर इस दवाई का यूज़ किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं टर्बुटालाइन, ये एक इसकी फेमस जो है वो मेडिसिन है। ओके, तो ये हमने अभी तक जो हमने बात की है ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। ये देखिए आप, ये प्रॉपर वे में मैंने आपको इसमें फर्स्ट ऑफ पार्ट जो बात की है और इसमें हमने ये बात की है कि पशु को औषधि किस तरह से दी जाती है, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं। अब हम बात करते हैं कि पशु में कौन से रूट से इंजेक्शन, आप देखिए ये जो पशु में उपयोग की जाने वाली निडल और सिरिंज होती है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस देखिए, फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं गाय की। तो गाय में हम पिंक कलर की निडल का यूज़ करते हैं जो कि 18 गॉज की होती है। आपने यूज़ की होगी फील्ड में और आपको पता भी होगा। तो गाय जो होती है उसमें हम पिंक कलर की निडल का यूज़ करते हैं। 18 गॉज की निडल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और सिरिंज की बात करें तो वैसे हम 10 से लेकर 60 ml की सिरिंज का यूज़ करते हैं। आमतौर पर जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो 10 से 20 ml की सिरिंज का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जब हम पशु में इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन देते हैं तब हमें 60 ml की सिरिंज का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो गाय का आपको पता चल गया। भैंस की बात करते हैं तो भैंस में सफ़ेद कलर की, यानी कि वाइट कलर की निडल का यूज़ किया जाता है और ये जो निडल होती है ये 16 गॉज की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेम सिरिंज का हम सेम यूज़ करते हैं, 10 से 20 से 60 ml सिरिंज का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऊंट की। ऊंट में भी सेम रहेगा, वाइट निडल का यूज़ किया जाता है, 16 गॉज की निडल रहेगी, 10 से 20 60 ml। इन सभी भैंस और ऊंट का सेम रहेगा। ये आप देखिए, भैंस और ऊंट का सेम रहेगा। वाइट निडल, वाइट कलर की निडल होती है, 16 गॉज की यहाँ पे निडल होती है। उसके बाद सिरिंज की अगर हम बात करें तो 10 20 60 ml की सिरिंज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं घोड़ा। तो घोड़े में क्या है कि पिंक और वाइट दोनों का यूज़ किया जाता है, यानी कि घोड़े को अगर आपने याद करना है तो आप देख सकते हैं कि घोड़े में जो गाय और भैंस में यूज़ होती हैं तो दोनों निडल का यूज़ हॉर्स में किया जाता है। जो कि पिंक वाली है ये 16 गॉज की होती है और ये जो वाइट होती है ये जो पिंक वाली है ये 18 गॉज की होती है और ये जो वाइट वाली होती है ये 16 गॉज की होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें सिरिंज की तो सिरिंज यहाँ पर हम घोड़े में 20 ml तक यूज़ करते हैं। इससे हाई मात्रा में बहुत ही कम केसेस में आवश्यकता पड़ती है कि यूज़ करें। भेड़ और बकरी की हम बात करें तो यहाँ पर पिंक और येलो कलर की निडल का यूज़ किया जाता है। 18 से 20 गॉज की वो निडल रहती है। जो मैंने आपको बताया, जो कि पिंक कलर की निडल है वो 18 गॉज की है और जो येलो कलर की जो निडल है वो 20 गॉज की है। और सिरिंज की अगर हम बात करें भेड़ और बकरी में तो 5 से 10 ml की जो सिरिंज है वो ईजिली यहाँ पे यूज़ में की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं कुत्ते और बिल्ली की। तो इसमें येलो और ब्लैक, यानी कि पीली और काली जो कलर की निडल होती है उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो जो होती है वो 20 गॉज की होएगी और जो ब्लैक है वो यहाँ पे 22 गॉज की होने वाली है। यहाँ से निडल की अगर हम बात करें और सिरिंज की हम बात करें तो यहाँ पर जो 2 से 5 ml की जो सिरिंज है उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी कि 2.5 से लेकर 5 ml तक यहाँ पे
कुत्ते और बिल्ली में सिरिंज का यूज़ किया जाएगा। बाकी अगर मेरे से यहाँ पे अगर आपको कोई गड़बड़ देखने को मिलती है तो फिर भी आप इसको स्टडी करें, आपको ईजिली पता चल जाएगा। और जो फील्ड में काम करते हैं वो तो उनको तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फाउल की बात करें तो फाउल में क्या है कि येलो यानी कि पीले कलर की नीडल का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें तो 20 गॉज की वो नीडल रहेगी। सिरिंज की बात करें तो 2.5 से लेकर 5 ml तक सिरिंज रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पपी की। इसमें हमें ध्यान देना है क्योंकि इसमें इन जो पपीज़ होते हैं जो कि 1 से लेकर 4 महीने के होते हैं, उनमें हम बड़ी नीडल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इनमें पर्पल कलर की नीडल रहेगी। ठीक है, पर्पल कलर की नीडल रहेगी। ये 23 और 24 गॉज के आसपास आती है और 0.1 से लेकर यानी कि 0.1 से लेकर 2.5 के बीच जो है वो यहाँ पे सिरिंज का यूज़ होएगा। यहाँ पे जो लैम्प किड होते हैं यानी कि जो छोटे आपके बकरियों के बच्चे होते हैं जिन्हें लैम्प किड बोलते हैं, तो उनमें सेम यानी कि पपीज़ और लैम्प किड में सेम रहेगा। उसके बाद कुत्ते और बिल्ली में सेम रहेगी, भेड़ और बकरी में सेम रहेगी, और यहाँ पे भैंस और ऊँट में सेम रहेगा। घोड़े में, गाय, भैंस, ऊँट में होने वाली जो नीडल्स इन सभी का यूज़ यहाँ पे हो सकता है। ये पूरा हमने यहाँ पे चेक कर दिया। बाकी पपी और लैम्प किड सेम रहेगी। यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा डाउन ले चलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक इमेजेस जो है वो सिलेक्ट किए हैं। ये आप देखिए, ये वाइट कलर में है, ये पर्पल कलर में है, ये ब्लैक कलर में है, और ये पिंक कलर में है, और ये येलो कलर में है। तो ये आपके लिए सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपको मार्क करना है नीचे कि कौन सी यहाँ पे कलर की ये नीडल्स है, कौन से गॉज में है, यानी कि कौन से गॉज की नीडल है। जैसे ये आपकी वाइट है तो ये 16 गॉज की है। उसी प्रकार से आपने इन चारों नीडलों के मेरे को नाम बताने हैं कि ये कितने गॉज की है। और ये जो इमेज है इनको आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है। साथ ही साथ इसमें भी मैंने अलग अलग करके आप इन दोनों इमेज में से कोई भी जो आपको बेस्ट लगे वो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इनमें मार्क करके व्हाट्सएप करें। नंबर आपके पास अवेलेबल है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे कि पशुओं को हम कौन कौन से तरीक़ों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते हैं, यानी कि इंजेक्शन या दवाई देने के मार्ग कौन से हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर रूट, सबकट रूट, ठीक है, इंट्रावेनस सबकट, और जो भी आपका एपिड्यूल रहेगा, इंट्राकार्डिक रहेगा, तो उसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही।